हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हिंदी साहित्य विद नीता। आज हम बात करेंगे भक्तिकालीन काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रवृत्ति है निर्गुण भक्ति काव्य। जिस समय उत्तर भारत में नाथों और सिद्धों की अंतर साधना प्रचलित हो चुकी थी, उसी समय दक्षिण भारत में आलावर भक्तों की भावधारा भी प्रभावित हो रही थी, जिसका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म स्थापना करने वाले रामानुज, मध्य, विष्णु स्वामी और निर्मवार्क ये चार महान आचार्य भी प्रभावित होने लगे। उत्तर भारत में भक्ति का विकास किस प्रकार हुआ, इस संबंध में अग्रदोहा प्रसिद्ध है। उदाहरण देखेंगे। भक्ति द्राविड उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नावखंड। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेमार्गी पद्धति। निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा प्रेमार्गी सूफियों की है। काव्य मूल्यों की दृष्टि से सूफी आख्यानों का विशेष महत्व है। संत कवियों ने केवल स्फुट रचनाएं ही नहीं की थी, किंतु सूफियों ने सुंदर प्रबंध काव्यों की भी रचना की है। इनमें जायसी का पद्मावत हिंदी के प्रबंध काव्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन सूफी काव्यों में लौकिक प्रेम, इश्क मिजाजी के द्वारा अलौकिक प्रेम, इश्क हकीकी की व्यंजनता ध्वनित की गई है। नेक्स्ट देखेंगे सगुण भक्ति मार्ग। भक्ति काल की दूसरी मुख्य प्रवृत्ति सगुण भक्ति की है, जिसके अंतर्गत दो उपशाखाएं हैं, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। उत्तर भारत में मुसलमानी राज्य सत्ता के स्थापित होने के साथ ही इस्लाम धर्म का प्रचार भी खूब जोर शोर के साथ हो रहा था। इस समय हिंदू जनता अपनी गौरवमयी सांस्कृतिक परंपरा से विमुख होकर अपने सुनहरे अतीत को भूलती जा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रवृत्ति है लोक मंगल की भावना। पूर्ण मध्यकाल के सभी कवि कबीर, जायसी, सुर तथा तुलसी का काव्य लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। कविता की सार्थकता वे इसी में मानते हैं जिसमें परमाणु मात्र का कल्याण हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काव्य प्रयोजन इस प्रकार स्पष्ट किया है। उदाहरण देखेंगे। कीर्ति भनिति भूरी मत सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई। ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट प्रवृत्ति देखेंगे हम संगीत की स्मृति। पूर्व मध्यकाल में संगीत की भी अपूर्व स्मृति हुई है। इसमें अष्ट छाप के कवियों ने अपने काव्य में संगीत का भी महत्वपूर्ण योग प्रस्तुत किया है। इनकी कीर्तन पद शैली के द्वारा लौकिक भावनाओं का प्राश्रय मिला और पदों की लोकप्रियता भी बढ़ी। सूरदास तो संगीताचार्य थे ही, इसलिए उनके सूरसागर, रामसागर भी हैं। नेक्स्ट प्रवृत्ति देखेंगे सामाजिक चेतना का निदर्शन। सामाजिक चेतना की दृष्टि से भी इस युग के कवियों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सामाजिक चेतना की दृष्टि से सगुण भक्त कवियों की अपेक्षा संत कवि अधिक जागरूक हैं। इस क्षेत्र में कबीर का दृष्टिकोण बड़ा क्रांतिकारी है। उन्होंने बड़ी ही निर्भयता पूर्वक जाति विषमता को और संकेत किया है। इसका उदाहरण देखेंगे। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरे भरिया, साधु निंदा सोए। ये कबीरदास जी ने व्यंग्य किया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति का चित्रण। वैष्णव धर्म के मूलाधार उनके नैतिक मूल्यों को ही कहा जा सकता है। कबीर ने सत्संग, इंद्रिय निग्रह, अहंकार त्याग, सहानुभूति, अहिंसा आदि की महिमा का उल्लेख किया है तथा जायसी के पद्मावत में भी नैतिक आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है। सुरसागर में आए हुए विनय के पद भी आचार, निष्ठा, संयम, नियम तथा आदर्श मानवीय गुणों का ही प्रतिपादन करते हैं। तुलसीदास जी जो नैतिक उपदेश देने में अत्यंत पटु हैं, इनके काव्य में प्रेम और नैतिकता मूल्य दोनों को समान दृष्टि से देखा गया है। नेक्स्ट प्रवृत्ति देखेंगे भक्ति भावना का प्राधान्य।
भक्ति भावना का प्राधान्य भक्ति काल के पांचों संप्रदायों ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और जैन भक्ति शाखा में रहा। कबीरदास ने निर्गुण ईश्वर के उपासक होते हुए भी भक्ति को प्रधानता दी है। नेक्स्ट देखेंगे संसार की असारता पर जोर। भक्तिकालीन कविता में दार्शनिक पृष्ठभूमि का महत्व एकदम सुस्पष्ट है। संपूर्ण भक्ति काव्य में संसार की असारता पर विशेष जोर दिया गया है, अतः उसमें शांत रस की प्रधानता परिलक्षित होती है। तो ये थे हमारे आदि भक्तिकाल काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।